नमस्कार। एक बार दोबारा आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपके लिए सिविल सेवा के पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास के पाठ वीडियोस को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियोस आपको आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे, एक नया पैनापन देंगे। अब तक जो आप ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करते आए हैं और इतिहास को पढ़ते आए हैं, निसंदेह आपकी सोच बदलेगी और आपकी तैयारी की समझ बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम अपने प्राचीन भारत के अतीत को कैसे जानें, अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी देखिए हम कई प्रकार से कर सकते हैं। इसका एक मोटा मोटा तरीका है कि जो प्राचीन भारत में अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं उनको ढूंढा जाए और उनको पढ़ा जाए। अब ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। क्या कही जाती है? पांडुलिपि कही जाती है। ये पुस्तकें हैं जिनको हम ढूंढें और उनको पढ़ें, तो प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं वो हाथ से लिखी हुई हैं। किससे लिखी हुई हैं? वो हाथ से लिखी हुई है। और अंग्रेजी में इस पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अंग्रेजी में हाथ से इस लिखी पुस्तकों को क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये लैटिन शब्द, ये मैन्युस्क्रिप्ट किससे बना है? ये लैटिन शब्द मेनू से बना है। इस मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला है। और ये उस समय ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी। ताड़ का पेड़ देखा है? ताड़ पत्रों पर किस पर लिखी होती थी? ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी, या हिमालय के में उगने वाला एक पेड़ है जिसका नाम है भुर्ज। इसकी छाल को विशेष रूप से तैयार करके भोजपत्र बनाया जाता था। याद है कि नहीं? याद है? भोजपत्र का नाम सुना है ना आप लोगों ने? भोजपत्र का नाम सुना है ना? भोजपत्र आज भी आप जाएं देखें तो ब्राउन कलर का आपको दिखेगा, भूरे रंग का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने अतीत के बारे में कैसे जाना जाए। तो एक तो है तरीका कि चलिए ठीक है, जो अतीत में लिखी गई हाथ से लिखी पुस्तकें हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, ढूंढें, पढ़ें, हैं। और ये चूंकि पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी इसलिए इन पुस्तकों को क्या नाम दिया गया? इसलिए इनको जो है नाम दिया गया है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या नाम दिया गया है? मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। ये मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द से मिलकर बना का जो शब्द है मेनू, इससे बना है, जिसका अर्थ हाथ। अब पांडुलिपियां लिखी किस पर जाती थी? ठीक है, हाथ से लिख तो लिया, लेकिन किस पर? तो ताड़ पत्रों पर लिखी होती थी, या हिमालय के क्षेत्र में एक पेड़ पाया जाता है भुर्ज, जिसके छिलकों को उतार कर पत्र तैयार किया जाता था, जिसे भोजपत्र कहते हैं, उस पर लिखी होती थी। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का मुख्यतः 3 स्रोत है हमारे पास। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का मुख्यतः 3 स्रोत है। एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत, और जो तीसरा है
वो है विदेशी फॉरेन ट्रेवलर। पुरातात्विक स्रोत क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल स्रोत क्या है कि उत्खनन होता है, उत्खनन के बाद हम देखते हैं कि अन्वेषण होता है, खोज होती है, उसके दौरान हम देखते हैं कि हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं। उनके आधार पर जो पुरातत्वविद है वो जो है उस समय के इतिहास के बारे में एक विश्लेषण करते हैं कि क्या रहा होगा। तो ये पुरातात्विक स्रोत कहाँ पाया जा सकता है, ये हमें अभिलेखों में हम पा सकते हैं। किसमें पाते हैं, अभिलेख, सिक्के, समझते हो, मृद माने मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, और फिर स्थापत्य या आप कह सकते हो कोई संरचना हो, उस आधार पर उस समय के इतिहास के बारे में जाना जाता है। यही नहीं, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो पुरातत्वविद है वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढ, जो पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं, वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। उनसे अब आप सवाल करेंगे कि तो ये क्यों ढूंढते हैं, इससे क्या मदद, तो इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। भाई ठीक है, ढूंढ तो लिया, लेकिन अब खाते क्या थे, लिखा लिखा तो है नहीं। अब अगर लिखा नहीं है तो कैसे पता चले कि क्या खाते थे। तो वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां ढूंढकर या जानने में जानकारी स्थापित करते हैं कि उस समय के लोग अतीत में क्या खाते थे। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, isn't it? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चीज अतीत में लोग खाते थे। अब आप प्रश्न आता है कि नहीं आता है कि क्या पुरातत्वविदों को कपड़ों के भी अवशेष मिलते होंगे ताकि पता चले कि क्या पहनते थे, है? तो होता क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया, ये पांडुलिपियों है, ये पांडुलिपियों, ये अभिलेख, ये सिक्के, ये सिक्के, ये मृदभांड से जो ज्ञात जानकारियां हैं, उन जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। क्या कहा है, जो पांडुलिपियां हैं, अभिलेख हैं, ये जो सिक्के हैं, ये जो मृदभांड हैं, उन मिलती हैं, इतिहासकार उनके लिए स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहासकार वो है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही स्रोत प्राप्त होता है, अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जैसे ही आपको अपना कोई पुराना 10-15 साल पहले लिखी हुई कोई डायरी मिल जाती है तो उसको आप पढ़ते हैं, बड़े रोचक ढंग से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, बड़ा इंटरेस्ट लेके कि अरे देखे देखे हमने क्या लिखा था। या किसी और की डायरी मिल जाती है घर में ही, किसी की या दोस्त की, मित्र की, तो बड़े 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 चाव से पढ़ना शुरू करते हैं। एक रोचकता आपके अंदर आ जाती है। इसी प्रकार इन स्रोत के आधार पर जब हमें कोई चीज मिलता है तो पढ़ना बहुत, क्योंकि इन स्रोतों के आधार पर, इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्रोतों के आधार पर हम अतीत का पुनर्निर्माण करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन अतीतों के आधार पर हम अतीत का पुनर्निर्माण करना शुरू कर देते हैं।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो इतिहासकार है और जो ये पुरातत्वविद है, जो उत्खनन अन्वेषण करते हैं, जो तमाम जानकारियां इकट्ठा करते हैं, लगभग एक जासूस की तरह है, जो सभी स्रोतों का प्रयोग एक सुराग, गवाही के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे अतीत को जानने के क्रम में कौन कौन सी चीजें, तो हमारे अतीत को जानने के क्रम में कई सारी चीजें, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है कि ये अतीत है जो वो एक नहीं है, ये बहुवचन है। पिछले वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में जो मैंने बताया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का महत्व, तो ये अतीत बहुवचन है, ठीक है ना। अब आइए, क्या क्या स्रोत है पुरातत्वविदों में, तो अभिलेख है। अभिलेख को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और वो ब्रांच जिसके अंतर्गत इन अभिलेखों को पढ़ा जाता है, क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मीन्स ऐसा नहीं कि जो हमने बोर्ड पर लिखा है वो अभिलेख है, कुछ उत्कीर्ण कराया जाना। क्या कराया जाना? उत्कीर्ण किया हो। जैसे आप पत्थरों पर कुछ उकेरते हैं, उत्कीर्ण करना या उकेरना, किस पर? किसी भी चीज पर। आप पत्थर ले लें, आप ताम्र पत्र ले लें, कुछ भी ले लें, उकेरना। चाहे आप इसको पत्थर पर उकेरें, चाहे आप इसको किसी धातु की प्लेट पर उकेरें, ये अभिलेख होता है। अभिलेख लेख तो है अभी, उत्कीर्ण किया हुआ, उभरता हुआ। तो जैसे छीनी हथौड़ी लेके पत्थर पे आप गड्ढा बनाकर अपना नाम लिखें, ठीक है ना, अभिलेख। अब इस अभिलेख में अगर देखें तो एक बहुत पुराना अभिलेख, प्राचीन अभिलेख हमें मध्य एशिया में बोगज कोई के पास जो है मिलता है। वो लगभग 1400 बीसी का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? वो लगभग 1400 बीसी का अभिलेख है, जो हमें सेंट्रल एशिया में मिलता है, बोगज कोई के पास। आप लोगों ने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर जान लीजिए, जिसमें हमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे भारत में लगभग 300 बीसी में, भारत में लगभग 300 बीसी में अशोक के अभिलेख हमको मिलते हैं। किसके अभिलेख मिलते हैं? अशोक के अभिलेख मिलते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि तमाम अभिलेख मिलते हैं, तमाम, उससे हमें कई जानकारी मिलती है। जैसे अशोक का ही अभिलेख है तो मास्की, गुज्जरा, नेट्टूर, उड़ेगोलम, ये कुछ जगह है जहां से हमें अभिलेख मिले हैं जिस पर अशोक का नाम लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तमाम बातें अभिलेख पर लिखी हुई है कि अशोक ने अपनी जनता से क्या कहा। अशोक ने रज्जुक नियुक्त किए, धम्म महामात्र नियुक्त किए, कलिंगवार, कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में। और फिर किस प्रकार से अशोक ये कहते हैं कि मैं अब युद्ध विजय नहीं चाहता, मैं धम्म विजय चाहता हूं। किस प्रकार से हमें उस समय अशोक के अभिलेख में तमाम दक्षिण भारत के जो है वंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे चोल, चेर, सतिये पुत्र, पांड्य, इनकी जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अभिलेख पर ये सब सारी बातें लिखी हैं जिनसे हम अतीत के बारे में जानते। जूनागढ़, सौराष्ट्र, गुजरात में एक शक है जिसका नाम है रुद्रदामन। आप में से कुछ लोगों ने जो पहले तैयारी शुरू की वो पढ़े होंगे कि रुद्रदामन का एक बहुत फेमस अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कैसा अभिलेख है? ये पहला अभिलेख है जो प्योर रूप से संस्कृत में है, प्योर रूप से संस्कृत में है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से संस्कृत उस समय स्थापित हो चुका था। आई बात समझ में? तमाम अभिलेख ऐसे ही एक शुंग शासक के समय में एक राजदूत आता है, यमन राजदूत, वो गरुड़ध्वज स्थापित करता है बेसनगर विदिशा के पास, जिससे पता चलता है
कि उस समय भागवत धर्म अपने अस्तित्व में था। ऐसे सिक्कों भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं, भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं, वो सिक्कों का इतिहास लगभग 550 BC के आसपास का है। किसके आसपास का है? लगभग 550 BC के आसपास का है। कब का है? 550 BC के आसपास का है। और वो सिक्के क्या कहलाते थे? वो सिक्के कहलाते थे पंचमार्क सिक्के। पंच अंग्रेजी शब्द है, पंच, एक पंच मारा, पंच आहत होना, चोट लगना, आहत होना। तो पंचमार्क सिक्के ये आहत सिक्के हैं। इनको क्यों आहत सिक्के कहा जाता है? क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा मारकर चिन्ह बनाया जाता था। वो चाहे पशुओं का चिन्ह हो, चाहे चिड़ियों का हो, चाहे कोई जो है ज्यामितीय चिन्ह हो, आहत ठप्पा मारा जाता था। तो आहत सिक्के शुरुआत होती है 550 BC के आसपास से। और होता क्या है कि रेगुलर पैटर्न पर सिक्के की शुरुआत होती है यूनानी, ग्रीक यूनानी जब आते हैं तब वहां से शुरुआत होती है। फिर हम देखेंगे कि वो ग्रीक यूनानी लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद में हम देखेंगे कुषाण शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। और पीटी का बहुत फेमस सवाल है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आप उत्तर में टिक करते हैं गुप्त शासकों ने। तो ये ध्यान रखिए, सभी सिक्कों की बारी आएगी, सोने के सिक्कों की बारी आएगी तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? अपनी कॉपी में लिखिए अपनी कॉपी में, ग्रीक यूनानी शासकों ने। नंबर 2, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो लिखिए अपनी कॉपी में, कुषाण शासकों ने। और अगर एग्जाम में सवाल आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो लिखिए गुप्त शासकों ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और शुरुआत होती है 550 BC से पंचमार्क कॉइन से। भारत के सिक्के जो चांदी के शीशे के होते थे, जिनको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। देख लिया? अभी लिखो, इन सिक्कों पर राजा रानी के चित्र बने होते थे। किसके चित्र बने होते थे? लिखिए राजा थे जो जारी करते थे। ऐसे ही मिधवान मिट्टी के बर्तन से पता चलता है जीवन स्तर। स्थापत्य और संरचना में हमें पता चलता है। मंदिर की शैली से पता चलता है कि कौन सी शैली, नागर शैली, ग्रामीण शैली, बेसर शैली। ऐसे ही साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं अतीत की जानकारी के लिए, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक साहित्य को हम वैदिक साहित्य में बांट सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य में बांट सकते हैं, बौद्ध साहित्य में बांट सकते हैं, जैन साहित्य में बांट सकते हैं। ठीक है ना? अब लौकिक साहित्य में वो साहित्य आते हैं जो जिसमें ऐतिहासिक जानकारियां हैं, या जो आप कह सकते हो जो धर्म विशेष को ध्यान के आधार पर नहीं लिखी गई है। अर्थशास्त्र, चाणक्य का आपको मालूम है ना? यस, जिसमें ये कोई इकोनॉमी की बुक नहीं है, ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव की पहली बुक है, अर्थशास्त्र है। ऐसे ही कथा सरित सागर है, ऐसे ही मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त ने लिखा है, मुद्रा राक्षस है। इस प्रकार की जो किताबें हैं, किसी की जीवनियां हैं, जैसे हर्षचरित है, तो हर्षचरित जो है हर्ष के दरबारी कवि ने लिखा है। ऐसे समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि हरिशेन ने लिखा है। ये सब किसमें आता है? ये सब आता है लौकिक साहित्य में। जीवनियां या दरबारी इतिहासकारों द्वारा अपने शासकों की प्रशंसा में लिखा गया, ये सब आता है इसमें लौकिक साहित्य में। इसी प्रकार कुछ विदेशी जो आए, चाहे वो दूत बनकर आए और चाहे जो लोग आए थे भारत भ्रमण करने के लिए, लौट कर गए, तो उसमें ग्रीक रोमन बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे एक जानकारी के लिए हम अरबी भी कह सकते हैं। ग्रीक रोमन में आपको मालूम ही है, हेरोडोटस के बारे में हम लोगों ने देखा। ऐसे ही हेरोडोटस के बारे में हम लोगों ने किस प्रकार से उन्होंने द हिस्टोरी तमाम चीजें लिखी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्लिनी की किताब है द नेचुरल हिस्टोरिका,
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं स्ट्रैबो की किताब है, उससे हमें तमाम जानकारी मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसके राइटर का नाम नहीं मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कितने लोगों ने पढ़ा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों ने पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, हमें मौर्योत्तर काल के बारे में, प्राचीन भारत और रोमन साम्राज्य के बारे में, जो व्यापार था उसके बारे में बहुत सूचना देता है। एरिथ्रियन सी का मतलब है लाल सागर, राइटर नहीं मालूम है। तमाम भारत के पश्चिम बंदरगाह, पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, भाड़ौत, बेरीगाजा, बारबेरिकम और इधर पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति जिसे तामलुक, तमाम बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऐसी ही चीनी, आप सबको मालूम है कि चीनी में दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो भारत में आए, जो भारत में घूमे, उस समय की तात्कालिक दशा और दिशा का वर्णन किया है। उनमें एक है और एक पे फाहियान, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फाहियान, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय आए थे। और दूसरे हैं होएनसांग। दूसरे कौन है? होएनसांग। होएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये दोनों लोग भारत में आए थे और इन दोनों लोगों की खासियत क्या है कि इन दोनों लोगों ने भारत में राजनीतिक इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का बहुत ही डिटेल में वर्णन किया है। उस समय की क्या स्थिति थी, ये तमाम बातें इन लोगों ने लिखा है। उस समय का समाज कैसा था, उस समय के लोगों का आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोगों की का धार्मिक विश्वास कैसा था या धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में डिटेल में जानकारी। जैसे आपने सुना होगा ना कौड़ी कौड़ी, तो फाहियान जानकारी देता है आर्थिक व्यवस्था, रोजमर्रा के जीवन में कौड़ी का इस्तेमाल होता था विनिमय के माध्यम से, याद है ना। अस्पृश्यता का भी एग्जाम्पल हमें फाहियान देता है। होएनसांग भी हमें ये जानकारी देता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मुख्य परीक्षा में ये सवाल आ चुका है कि चीनी इतिहासकार या चीनी के जो स्रोत है उस आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण कीजिए। क्यों पूछा? ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बताया इन लोगों ने। नो नो नो, इन लोगों ने कोई राजनीतिक इतिहास नहीं बताया है। इन लोगों ने उस समय की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। ये बताया कि कैसे रोजमर्रा के दैनिक जीवन में बस विनिमय का काम करते थे, कौड़ियां विनिमय के लिए इस्तेमाल होती थी। अस्पृश्यता की बात की, यही नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का बौद्ध केंद्र था और इन दोनों जो है चीनी यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, ठीक है ना। और उसके बाद आपको याद होगा अपने साथ बहुत सारी बौद्ध पुस्तकें भी लेकर गए थे और वहां पर पहुंचकर फिर उसका अनुवाद भी किया था। और बाद में ये होएनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, ये जो होएनसांग का यात्रा वृत्तांत है, वो जो है बाद में द लाइफ के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। किसके नाम से प्रकाशित हुआ था? द लाइफ के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। ये होएनसांग की जो स्टोरी थी, याद है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिटेल में पढ़ेंगे प्लस कोर्स में, ठीक है ना। तो ये है। अब अरबी यात्री में दो तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी यात्री में एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल-बरूनी। जिन्होंने लिखा है तहकीक ए हिंद। क्या लिखा है? तहकीक ए हिंद। क्या लिखा है? तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, अल-बरूनी। तहकीक ए हिंद, अल-बरूनी, उसमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का बहुत डिटेल में वर्णन किया है। तो इस प्रकार से अतीत का हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जो जानकारियां उपलब्ध हैं, जो स्रोत उपलब्ध हैं, चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, चाहे विदेशी विवरण हो, ये जब हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। ये वैदिक साहित्य के बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, हमारे वेद आते हैं,
यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, यहाँ पर आरण्यक आते हैं, यहाँ पर उपनिषद आते हैं, यहाँ पर हमारे पुराण आते हैं, यहीं पर हमारे महाकाव्य आते हैं। इस आधार पर हम उस समय के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का जो स्रोत है, जिसके आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, वो हमने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और, आप लोग इतिहास की तिथियों, इतिहास और तिथियों से तो परिचित होंगे ना। इतिहास में तिथियां जैसे बीसी कहते हैं या ईसा पूर्व कहते हैं, उसका तात्पर्य होता है क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व को। ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आप देखते होंगे कि एडी भी लिखा रहता है। ये एडी का मतलब क्या है? एडी का मतलब होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो ये लैटिन शब्द है, ये लैटिन शब्द है। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, और यह है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, बीसी। ठीक है। आजकल कहीं कहीं पर हम देखते हैं सी लिखा रहता है एडी की जगह, माने कॉमन एरा या बीसीई लिखा रहता है। ठीक है ना। खैर उस पर नहीं जाते, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बीसी माने ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और ये एडी का मतलब है जन्म का वर्ष। ठीक है ना। बीसी में घटते हैं 500 बीसी, 400 बीसी, 300 बीसी, 200 बीसी, एडी में बढ़ते हैं जैसे 2022 चल रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का स्रोत। तो आप, उम्मीद करता हूं विश्वास के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तमाम जानकारियां मिली। उससे ज्यादा मैंने बोला है, कोशिश करिए कि जो मैं बोला हूं उसको भी अपनी नोट्स में लिखते चलिए, और प्लस बाकी और डिटेल के अध्ययन के लिए आइए ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का A+ कोर्स, और निसंदेह आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है ना। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद।